नमस्कार। आज हमारे पास भारतीय इतिहास पर एक बहुत ही दिलचस्प गाइड है। हाँ, ये कक्षा 6 से 12 तक की एनसीईआरटी किताबों का एक निचोड़ है। इसमें हजारों सालों के इतिहास को कुछ मुख्य बिंदुओं में समेटा गया है। मतलब इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये भारत की लंबी और विशाल कहानी की सबसे खास झलकियां हैं। बिल्कुल। लेकिन सिर्फ झलकियां देखने से तो पूरी कहानी समझ नहीं आती। नहीं आती। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम इन तथ्यों के बीच के धागों को पकड़ें, हम्म। उन्हें जोड़कर एक बड़ी तस्वीर बनाएं। हाँ, आखिर इतिहास सिर्फ ये नहीं है कि क्या हुआ, सही बात है। बल्कि ये है कि क्यों हुआ और उसका मतलब क्या था। तो चलिए इस कहानी की परतें खोलते हैं। बिल्कुल, शुरुआत करते हैं कहानी की शुरुआत से। इस गाइड में सबसे पहले जिक्र है भीमबेटका की गुफाओं का। हाँ, जहाँ भारतीय उपमहाद्वीप पर इंसान के रहने के सबसे पुराने निशान मिले हैं। 1957-58 में ये खोज हुई थी। ये हमें उस दौर में ले जाता है जब इंसान सिर्फ एक शिकारी था। शिकारी संग्राहक। हाँ, लेकिन फिर एक बहुत बड़ा बदलाव आया। गाइड में नवपाषाण काल में मिट्टी के बर्तनों का जिक्र है। हम्म, ये बदलाव सुनने में तो छोटा सा लगता है, पर ये कितना बड़ा था। देखिए ये एक क्रांतिकारी बदलाव था। भीमबेटका हमें उस जीवन की झलक देता है जहाँ इंसान का एक ही काम था। खाने की तलाश में भटकना। हाँ, लेकिन जैसे ही मिट्टी के बर्तन दिखते हैं कहानी पूरी तरह बदल जाती है। अच्छा। बर्तन का मतलब है कि अब आपके पास कुछ ऐसा है जिसे आप जमा करके रख सकते हैं, जैसे अनाज। और अनाज के लिए खेती करनी पड़ेगी। बिल्कुल। और खेती करने के लिए एक जगह टिकना होगा, तो वो एक मिट्टी का बर्तन असल में इंसान के घुमंतू जीवन से बसने और सभ्यता की शुरुआत का सबसे बड़ा सबूत है। और इस बसावट के बाद विचारों का विकास हुआ, जो हमें ले जाता है वैदिक काल में। हम्म। यहाँ वेदों और उपनिषदों की बात है। हमारा राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते भी मुंडकोपनिषद से लिया गया है। लेकिन वैदिक काल भी एक जैसा नहीं था ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें बहुत बड़ा फर्क था। ऋग्वैदिक काल में जीवन काफी सरल था। मतलब। लोग प्रकृति की शक्तियों जैसे इंद्र, अग्नि, सूर्य इनकी पूजा करते थे। समाज में गाय का बहुत महत्व था, जिसे अघन्या कहा गया, अघन्या। यानी ना मारने योग्य। हाँ। ये उसके आर्थिक महत्व को दिखाता था, क्योंकि वही जीवन का आधार थी। और फिर उत्तर वैदिक काल में क्या बदला। उत्तर वैदिक काल तक समाज ज्यादा जटिल हो गया। अब बड़े बड़े यज्ञ होने लगे, कर्मकांड बढ़ गया। लेकिन इसी के जवाब में एक नया विचार भी आया, जो उपनिषदों से निकला। और वो क्या था। उपनिषदों ने कहा कि असली ज्ञान यज्ञों में नहीं बल्कि आत्मज्ञान में है। मोक्ष की अवधारणा यहीं से मजबूत हुई। तो मतलब बाहरी पूजा से ज्यादा अंदर की खोज पर जोर दिया जाने लगा। बिल्कुल। और जैसा ये दस्तावेज बताता है, इसी दौर में बृहस्पति को देवताओं का पुरोहित माना जाने लगा, जो ज्ञान के बढ़ते महत्व को दिखाता है। ज्ञान और दर्शन के बाद बारी आती है साम्राज्यों की। मौर्य साम्राज्य। और जब मौर्य साम्राज्य की बात हो तो अशोक का नाम सबसे पहले आता है। हम्म। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उन्हें उनकी जीतों के लिए उतना याद नहीं किया जाता जितना एक युद्ध के बाद सब कुछ छोड़ देने के लिए। कलिंग युद्ध में ऐसा क्या खास था? ये भारतीय इतिहास के सबसे नाटकीय मोड़ों में से एक है। कलिंग युद्ध में अशोक जीते जरूर, हाँ। लेकिन वहां हुए विनाश और मौतों ने उन्हें पूरी तरह से बदल दिया। उनका जो 13वां शिलालेख है, वो इस बदलाव का एक तरह से सीधा प्रसारण है। अच्छा। वो लिखते हैं कि कैसे लाखों लोग मारे गए या बेघर हुए, और इस जीत ने उन्हें खुशी नहीं बल्कि बहुत गहरा दुख दिया। और यहीं से उन्होंने धम्म का रास्ता अपनाया। यानी नैतिक और शांतिपूर्ण शासन का रास्ता। हाँ, उनके शिलालेख उस दौर में एक राजा का अपनी प्रजा से सीधा संवाद करने का एक बहुत ही अनोखा तरीका थे। और साम्राज्य के संस्थापक की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य बनाया। उन्होंने अपने आखिरी दिन कर्नाटका के श्रवण बेलगोला में एक जैन भिक्षु की तरह बिताए। हाँ, और ये हमें उस दौर के दर्शन के प्रभाव को दिखाता है। एक चक्रवर्ती सम्राट जो अपने जीवन के शिखर पर सब कुछ त्याग कर संन्यास ले लेता है। ये दिखाता है कि सत्ता के साथ साथ मोक्ष और अध्यात्म की खोज भी उतनी ही मजबूत थी। बिल्कुल। मौर्यों के बाद आता है गुप्त काल, जिसे अक्सर स्वर्ण युग कहते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न थे। हाँ, जिनमें कालिदास और वराह मिहिर जैसे महान विद्वान शामिल थे। इसे स्वर्ण युग क्यों कहते थे? क्योंकि ये दौर सिर्फ राजनीतिक स्थिरता का नहीं था, ये कला, साहित्य और विज्ञान के शिखर का दौर था।
कालिदास के नाटक, आर्यभट्ट की खगोलीय खोजें, ये सब इसी दौर की देन है। तो मतलब ज्ञान और कला को शाही संरक्षण मिला। हाँ, और वो अपनी ऊंचाइयों पर पहुंचे। इसी से जुड़ी एक और चीज है जो आज भी जिंदा है, विक्रम संवत। अच्छा, उसकी शुरुआत 57 ईसा पूर्व में हुई थी। और आज भी हमारे कैलेंडर का हिस्सा है। गुप्त काल के पतन के बाद भारत में एक राजनीतिक बिखराव का दौर आया। कई छोटे छोटे राज्य बन गए। और यहीं से मध्यकालीन भारत की कहानी शुरू होती है, दिल्ली सल्तनत के साथ। और दिल्ली सल्तनत जो करीब 300 साल तक चली, उसमें कई वंश आए। हाँ, और कुछ सुल्तानों की नीतियां बहुत कुछ बताती हैं। जैसे गयासुद्दीन बलबन को देखिए, उसने दरबार में सिजदा और पैबोस जैसी ईरानी प्रथाएं शुरू की। सिजदा और पैबोस, इसका मतलब क्या था? सिजदा यानी सुल्तान के सामने घुटनों पर झुककर सलाम करना, और पैबोस मतलब सुल्तान के सिंहासन या कदमों को चूमना। अच्छा। ये सिर्फ रस्में नहीं थी, ये एक साफ संदेश था कि सुल्तान कोई आम इंसान नहीं, बल्कि धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। तो ये अपनी शक्ति को स्थापित करने का एक मनोवैज्ञानिक तरीका था। बिल्कुल। और अलाउद्दीन खिलजी, यहाँ उसकी विजयों का एक क्रम दिया गया है। गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, वारंगल। हाँ, लेकिन वो सिर्फ एक विजेता नहीं था, वो एक बहुत ही चतुर प्रशासक भी था। जैसे? उसने बाजार को नियंत्रित करने के लिए जो नीतियां बनाई, वो उस जमाने के हिसाब से बहुत आधुनिक थीं। वहीं दूसरी तरफ मोहम्मद बिन तुगलक है, जिसे हम अक्सर उसकी सनकी योजनाओं के लिए जानते हैं। राजधानी बदलना या सांकेतिक मुद्रा चलाना। हाँ, लेकिन इन नोट्स में एक अच्छी बात बताई गई है कि उसने कृषि के लिए दीवाने कोही नाम का एक अलग विभाग बनाया था। अच्छा। ये दिखाता है कि उसके इरादे शायद अच्छे थे, वो सुधार करना चाहता था, भले ही उसके तरीके सफल ना हुए हों। ये तो सोचने वाली बात है। खैर, सल्तनत के बाद मुगलों का दौर आया और बाबर का जिक्र आते ही पानीपत की लड़ाई याद आती है। पर इस गाइड में एक हैरान करने वाला तथ्य है कि वो सिर्फ 11 साल की उम्र में 1494 में फरगाना का शासक बन गया था। हाँ, और ये हमें बताता है कि बाबर भारत क्यों आया। वो मध्य एशिया की उस दुनिया से आया था जहाँ हर दिन तख्त के लिए जंग होती थी। 11 साल की उम्र में गद्दी पर बैठना और फिर उसे खो देना, ये सब उस राजनीतिक अस्थिरता को दिखाता है। उस माहौल ने उसे एक मजबूत योद्धा बनाया। और भारत की दौलत ने उसे यहाँ आने के लिए मजबूर किया। सही। बाबर के बाद हुमायूं का जीवन भी काफी उतार चढ़ाव भरा रहा और उसकी मौत अपने ही पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई। ये इतिहास की विडंबनाओं में से एक है, लेकिन उसके बाद अकबर का दौर आया, जो शायद सबसे दिलचस्प है। इन तथ्यों के अनुसार अकबर अनपढ़ था। अनपढ़? ये जानकर यकीन करना मुश्किल होता है कि एक अनपढ़ शासक ने इतने बड़े और कुशल साम्राज्य की नींव रखी। बिल्कुल, और उसने राजा टोडरमल के साथ मिलकर भू राजस्व की 10 साला प्रणाली बनाई। ये प्रणाली क्या थी संक्षेप में? ये बहुत ही असरदार व्यवस्था थी। इसमें किसी भी जमीन पर लगान तय करने के लिए पिछले 10 सालों की पैदावार और कीमतों का औसत निकाला जाता था। 10 साल का औसत? हाँ, इससे किसानों को पहले से पता होता था कि उन्हें कितना लगान देना है, और साम्राज्य को भी एक निश्चित आमदनी मिलती थी। ये तो उस दौर के लिए एक बहुत बड़ा सुधार था। और ये हमें बताता है कि शासन चलाना सिर्फ किताबी ज्ञान का खेल नहीं है। अकबर ने साबित किया कि सही लोगों को पहचानने की क्षमता और एक दूरदर्शी सोच किसी भी डिग्री से ज्यादा कीमती हो सकती है। और मुगल सिर्फ प्रशासन के लिए ही नहीं, अपनी वास्तुकला के लिए भी जाने जाते हैं। बिल्कुल। फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा, शाहजहां के समय का पियत्रादूरा का काम। ये पियत्रादूरा क्या था? पियत्रादोराई एक इटालियन तकनीक थी। इसमें संगमरमर को तराश कर उसमें कीमती पत्थर और जवाहरात ऐसे जड़े जाते थे कि वो पत्थर का हिस्सा ही लगे। अच्छा, ताजमहल में इसका बेहतरीन काम देखा जा सकता है। हाँ, ये इमारतें सिर्फ रहने की जगह नहीं थी, ये मुगल साम्राज्य की ताकत, दौलत और कला का दुनिया के सामने एक प्रदर्शन थी। लेकिन जब मुगल उत्तर भारत में अपनी शक्ति के शिखर पर थे, उसी दौर में दक्षिण में एक और शक्ति उभर रही थी। मराठा साम्राज्य, छत्रपति शिवाजी। उनकी छापामार यानी गुरिल्ला युद्ध नीति। हाँ, वो उनकी सैन्य ताकत का मुख्य आधार थी। उन्होंने ये साबित किया कि एक बड़ी और भारी भरकम सेना को गति और होशियारी से हराया जा सकता है। उनके प्रशासन में अष्टप्रधान यानी 8 मंत्रियों की परिषद का जिक्र भी है। बिल्कुल, और ये दिखाता है कि उनका शासन सिर्फ सैन्य ताकत पर नहीं, बल्कि एक सुव्यवस्थित प्रशासनिक ढांचे पर आधारित था। और मुगलों का यही पतन यूरोपीय कंपनियों के लिए भारत में जगह बनाने का मौका बन गया। हाँ, और यहीं से आधुनिक भारत का सबसे अहम अध्याय शुरू होता है, आजादी की लड़ाई। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का उदय कैसे हुआ? इसकी नींव 2 लड़ाइयों ने रखी,
1757 में प्लासी और 1764 में बक्सर। इन लड़ाइयों के बाद कंपनी सिर्फ व्यापारियों की जमात नहीं रही, वो एक राजनीतिक ताकत बन गई, जिसे टैक्स वसूलने का अधिकार मिल गया। सही। और इसके बाद लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति जैसी नीतियों ने इस प्रक्रिया को और तेज कर दिया। ये हड़प नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स असल में क्या थी? ये एक कह सकते हैं सीधी सादी नीति थी। अगर किसी भारतीय राजा की अपनी कोई संतान नहीं होती थी तो उसका राज्य गोद लिए हुए बेटे को नहीं बल्कि सीधे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। और इसी नीति के जरिए सतारा, झांसी और नागपुर जैसे कई राज्यों पर कब्जा किया गया। हाँ, और यही 1857 के विद्रोह के बड़े कारणों में से एक बना। 1857 का विद्रोह जो इन नोट्स के मुताबिक एनफील्ड राइफल के कारतूसों की वजह से भड़का था। हाँ, उन कारतूसों ने तो बस चिंगारी का काम किया, बारूद तो सालों से इकट्ठा हो रहा था। हड़प नीति, किसानों पर भारी लगान और भारतीय समाज में अंग्रेजों के दखल से पैदा हुआ गुस्सा। इस विद्रोह का सबसे बड़ा नतीजा क्या हुआ? सबसे बड़ा नतीजा ये हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हो गया। अच्छा। और भारत पर शासन की जिम्मेदारी सीधे ब्रिटेन की महारानी यानी ब्रिटिश क्राउन ने ले ली। भारत आधिकारिक तौर पर ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गया। इस विद्रोह के बाद सीधे लड़ाई की जगह राजनीतिक आंदोलनों का दौर शुरू हुआ। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी। इन दस्तावेजों में 1929 के लाहौर अधिवेशन को बहुत खास बताया गया है। क्यों? क्योंकि यहीं पर कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य बनाया। इससे पहले तक वो सिर्फ सुधारों की मांग कर रहे थे। हाँ, या ज्यादा से ज्यादा डोमिनियन स्टेटस यानी ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन। लेकिन लाहौर में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में यह तय हुआ कि अब लक्ष्य पूरी आजादी से कम कुछ भी नहीं होगा। तो ये आजादी की लड़ाई का एक निर्णायक मोड़ था। बिल्कुल, जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। और फिर गांधीवादी युग शुरू होता है। चंपारण, असहयोग आंदोलन, दांडी मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन, ये सब अलग अलग घटनाओं की तरह लगते हैं। क्या इनके पीछे कोई एक बड़ी रणनीति थी? हाँ, बिल्कुल थी। ये एक ही लड़ाई के सोचे समझे चरण थे जो धीरे धीरे दबाव बढ़ा रहे थे। अच्छा। चंपारण यानी 1917 में गांधी जी का भारत में पहला सफल प्रयोग था। उसने दिखाया कि सत्याग्रह काम कर सकता है। और फिर असहयोग आंदोलन? उसने इस लड़ाई को पूरे देश में फैला दिया। हालांकि 1922 में चौरी चौरा की हिंसा के बाद इसे वापस ले लिया गया। और दांडी मार्च, वो तो सिर्फ नमक के बारे में था, है ना? वो सिर्फ नमक के बारे में नहीं था। नमक एक ऐसी चीज थी जिससे हर गरीब और अमीर जुड़ा हुआ था। नमक कानून तोड़कर गांधी जी ने अंग्रेजी शासन के अन्याय को एक बहुत ही सरल और शक्तिशाली प्रतीक से जोड़ दिया। तो 12 मार्च 1930 को साबरमती से शुरू हुआ ये मार्च सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत थी। हाँ, जिसका मतलब था शांति से अंग्रेजी कानूनों को मानने से इनकार करना। और आखिर में 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, जो आजादी के लिए करो या मरो का सीधा आह्वान था। बिल्कुल। लेकिन आजादी की लड़ाई में सिर्फ गांधी जी का ही रास्ता नहीं था। इसी दौर में भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों और सुभाष चंद्र बोस की भी बहुत बड़ी भूमिका थी। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है कि आजादी की लड़ाई में कई धाराएं एक साथ बह रही थी। एक तरफ गांधी जी का अहिंसक सत्याग्रह था जो जनता को लामबंद कर रहा था। दूसरी तरफ भगत सिंह और उनके साथियों का क्रांतिकारी संघर्ष था, जिन्होंने अपने बलिदान से देश के युवाओं में जोश भर दिया। और तीसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस थे जिन्होंने देश के बाहर से आजाद हिंद फौज बनाकर अंग्रेजों पर सैन्य दबाव बनाने की कोशिश की। तो इन सभी धाराओं ने मिलकर ब्रिटिश शासन पर दबाव बनाया। हाँ, इतना दबाव बनाया कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उनके लिए भारत पर राज करना नामुमकिन हो गया। तो प्राचीन सभ्यताओं से लेकर एक आजाद राष्ट्र बनने तक का ये सफर, साम्राज्यों के बनने, बिगड़ने, संस्कृतियों के मेल जोल और आखिरकार आत्मनिर्णय के लिए एक लंबे और जटिल संघर्ष की कहानी है। बिल्कुल सही। ये कहानी दिखाती है कि इतिहास सीधा नहीं चलता। इसमें कई मोड़ हैं, कई रास्ते हैं और कई नायक हैं। तो ये थी भारतीय इतिहास के हजारों सालों की एक तेज रफ्तार यात्रा जो इस संक्षिप्त गाइड पर आधारित थी। ये एक एक लाइन के तथ्य याद रखने के लिए तो बेहतरीन है, लेकिन असली कहानी इनके बीच के जुड़ाव में छिपी है। कैसे एक घटना दूसरी घटना को जन्म देती है। बिल्कुल। कैसे बलबन की कठोरता मुगलों की शान शौकत का रास्ता बनाती है और कैसे मुगलों का पतन अंग्रेजों के आने की वजह बनता है। हर घटना अगली घटना की नींव रखती है। इस पूरी चर्चा में हमने सैकड़ों शासकों, युद्धों और तारीखों का जिक्र किया, पर यह सोचने पर मजबूर करता है कि इन बड़े बड़े ऐतिहासिक बदलावों के दौरान
आम लोगों की कहानियां क्या थीं। सही बात है। अकबर के समय का एक किसान दहसाला प्रणाली को कैसे देखता था, या ब्रिटिश राज में बना एक नया रेलवे ट्रैक किसी छोटे व्यापारी के लिए क्या मायने रखता था। शायद ये वो इतिहास है जो इन एक लाइनर तथ्यों में नहीं मिलता, पर जिसके बारे में सोचना हमें इतिहास को और गहराई से समझने में मदद करता है।